इसके पहले के वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के दो प्रकार, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इनके बारे में जानकारी ली। आज हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया किस तरह से होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो क्रिया, इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ऐसे क्रियाओं के दो भेद हैं और अकर्मक क्रिया के तीन भेद गिनाए जाते हैं। उसमें पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया और तीसरा है सहायक क्रिया। तो हमारे लिए यानी पढ़ाई करने के लिए 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए दो ही प्रकार है, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। तो सबसे पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया में सबसे पहले हम उसके उदाहरणों के बारे में जानकारी लेंगे और फिर प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या होती है उसे समझ लेंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे पहले उदाहरण देखो, जैसे मोहन धोबी से कपड़े धुलवाता है, गोपाल गीता से पत्र लिखवाता है। अब देखो पहले वाक्य में मोहन धोबी से कपड़े धुलवाता है, इस वाक्य में धुलवाता ये क्रिया है क्योंकि धोने की क्रिया हो रही है, कपड़े धोने की क्रिया हो रही है, इसलिए इसे क्रिया कहते हैं। धोने का कार्य हो रहा है, धोने का काम हो रहा है, कपड़े धोने का काम हो रहा है, कपड़े धोने का कार्य हो रहा है, इसलिए इसे क्रिया कहते हैं। दूसरे वाक्य में देखो, गोपाल गीता से पत्र लिखवाता है, यानी पत्र लिखने का काम, पत्र लिखने का कार्य यहाँ पर हो रहा है, इसलिए लिखवाता ये क्रिया है। अब देखो इन क्रियाओं में क्रिया किसे कहते हैं, तो कर्ता के द्वारा जो काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर काम जो है वह कर्ता के द्वारा नहीं हो रहा, किसी और से किया जा रहा है। कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाता है और किसी और ने कर्ता से प्रेरणा लेकर काम करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी मोहन धोबी से कपड़े धुलवाता है, इस वाक्य में कर्ता मोहन है, किंतु मोहन स्वयं कपड़े धो रहा है क्या? नहीं धो रहा। तो मोहन धोबी से कपड़े धुलवाता है, यानी कपड़े धोने का काम कौन कर रहा है? धोबी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर धोबी मोहन से प्रेरित होकर प्रेरणा लेकर कपड़े धोने का काम कर रहा है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी परिभाषा क्या होगी? जिस क्रिया से यह जाना जाए कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करने की प्रेरणा देता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता स्वयं काम नहीं करता, किसी और से काम करवाता है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता स्वयं काम नहीं करता तो किसी और को वह प्रेरणा देता है और कोई और कर्ता से प्रेरित होकर ये कार्य करता है, ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब दूसरे वाक्य में देखो, गोपाल करता है, किंतु गोपाल यहाँ पर स्वयं पत्र लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा। तो गोपाल गीता से पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है गीता को, और गीता गोपाल से प्रेरित होकर प्रेरणा लेकर वह कार्य कर रही है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी परिभाषा देखो, जिस क्रिया से यह जाना जाए कि कर्ता किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे से कराता है, अर्थात किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता स्वयं काम नहीं करता, किसी और को काम करने के लिए वह प्रेरित करता है और कोई और उससे प्रेरित होकर काम करता है, ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
आ गया समझ में छात्रों? तो इस तरह से ये प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में जानकारी है। अब अगला प्रकार है क्रिया का, जो मैंने तुम्हें गिनाया था। देखो, आकर्मक क्रिया का पहला प्रकार प्रेरणात्मक क्रिया थी। अब दूसरा प्रकार है सहायक क्रिया। जो संयुक्त क्रिया है वो पढ़ाई के लिए नहीं है, हमें 9वीं और 10वीं के लिए। अब दूसरा प्रकार है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसमें सहायक नाम से ही देखो, सहायक यानी सहायता करने वाली क्रिया। तो उदाहरण पहले देखेंगे। देखो, सहायक क्रिया के उदाहरण, वह सारे आम खा चुका, राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया, वह आज ही गांव चला गया। इस वाक्य में देखो, पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में तथा तीसरे वाक्य में, इन तीनों वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं। देखो, वह सारे आम खा चुका, इस वाक्य में देखो खाना और चुकना, वह सारे आम खा चुका, खाना और चुकना दो दो क्रियाएं हैं। और पहली जो है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। पहली जो क्रिया आती है यानी खाना, ये जो है वो मुख्य क्रिया कहलाती है। और चुका यानी चुकना जो है वो उसकी सहायता के लिए आई है, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी एक ही वाक्य में जब दो क्रियाएं आती है, एक ही वाक्य में जब दो क्रियाएं आती है, तो उन दो क्रियाओं में से जो पहली क्रिया होती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, और दूसरी जो क्रिया है उसकी सहायता करती है, उसकी सहायता के लिए आती है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। और जब वाक्य में दो क्रियाएं आती है तो दोनों क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो, एक वाक्य में जब दोनों क्रियाएं आती है, इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी देखो, वह सारे आम खा चुका, इस वाक्य में खाना ये पहली क्रिया है, और चुका यानी चुकना ये दूसरी क्रिया है। यानी पहली क्रिया मुख्य क्रिया यानी खाना मुख्य क्रिया है, और चुका यानी चुकना ये उसकी सहायता के लिए आई हुई क्रिया है, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे। तो ऐसी दो क्रियाओं को, खाना और चुकना ऐसी दो क्रियाएं हैं, ये इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर संयुक्त क्रिया कहते हैं। परीक्षा में वो नहीं है, सिर्फ सहायक क्रिया परीक्षा में आती है। इसी तरह से वाक्य दिए जाते हैं परीक्षा में, और इन वाक्यों में सहायक क्रिया पहचान कर लिखना होता है, और एक अंक के लिए यह सहायक क्रिया आती है। तो राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया, इस वाक्य में देखो दो क्रियाएं आई है, राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया, इस वाक्य में दो क्रियाएं आई, दे और दिया। राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया यानी देना और दिया, ऐसी दो क्रियाएं हैं। तो पहली देना क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया कहलाती है, और दिया जो है वह सहायक क्रिया कहलाती है। उसी तरह से देखो, वह आज ही गांव चला गया, इस वाक्य में चला और गया दो क्रियाएं, चलना और जाना दो क्रियाएं हैं। तो चलना जो है वो मुख्य क्रिया कहलाती है, और गया यानी जाना जो है वो उसकी सहायता के लिए आई हुई दूसरी क्रिया है, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहेंगे। यानी एक वाक्य में जब दो दो क्रियाएं आती है, ऐसी दो क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं, और उसकी पहली क्रिया को मुख्य क्रिया और दूसरी उसकी सहायता के लिए आती है, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा इस तरह से होगी, देखो, जो क्रिया अर्थ की दृष्टि से मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया अर्थ की दृष्टि से मुख्य क्रिया की सहायता करती है या सहायता के लिए आती है, ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी परीक्षा में ऐसे दो वाक्य होंगे और दोनों में से एक सहायक क्रिया पहचान कर लिखना है। समझो ये वाक्य आ गया, वह सारे आम खा चुका, ऐसा वाक्य आ गया, तो उसमें नीचे अब इसमें दो क्रियाएं खाना और चुकना, तो यहाँ पर नीचे लिखना है चुका यानी चुकना, ये सहायक क्रिया है। उसी तरह से देखो, राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया, इस वाक्य में देना और दिया दो क्रियाएं हैं, देना मुख्य क्रिया है और दिया उसकी सहायता के लिए आई है, इसलिए दिया सहायक क्रिया। ऐसा तुमने लिख दिया तो तुम्हें एक अंक जरूर मिलेंगे। वह आज ही गांव चला गया, इस वाक्य में चला
ये मुख्य क्रिया और गया गया ये सहायक क्रिया, ऐसा तुमने लिख दिया तो तुम्हें एक अंक जरूर मिलेंगे। कभी कभार ऐसा होता है, देखो प्रश्न ऐसा आता है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग करो, तो ऐसा आता है। तो यहाँ पर देखो कुछ सहायक क्रियाओं का वाक्य में मैंने प्रयोग किया है, वह देखो पढ़ना, कल मुझे पुणे जाना पड़ा, पढ़ना कल मुझे पुणे जाना पड़ा। इस वाक्य में देखो जाना और पढ़ा दो क्रियाएं हैं, जाना पहली मुख्य क्रिया है और पढ़ा यानी पढ़ना जो है वह सहायक क्रिया है, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहेंगे। अब दूसरा वाक्य देखो डालना, पुलिस ने डाकू को मार डाला, पुलिस ने डाकू को मार डाला। इस वाक्य में मार और डाला, मारना और डालना दो क्रियाएं हैं, मारना पहली क्रिया है इसलिए मारना मुख्य क्रिया है और डाला यानी डालना जो है वह सहायक क्रिया है। तीसरा शब्द देखो लगना, लगना वह विचार करने लगा, यहाँ पर करना और लगना दो क्रियाएं, देखो वह विचार करने लगा, करना और लगना, करना जो है वो पहली क्रिया है इसलिए वह मुख्य क्रिया कहलाती है और लगा यानी लगना जो है वह सहायक क्रिया कहलाती है। उसी तरह से देखो चौथा शब्द यहाँ पर दिया है चलना, अपना काम करते चलो, अपना काम करते चलो यानी करते चलो, करना और चलना दो क्रियाएं हैं, करना मुख्य क्रिया और चलना जो है वह सहायक क्रिया। दूसरा शब्द है देना, देना शब्द उसे वाक्य मैंने बना दिया, देखो प्रधानाध्यापक ने छात्रों के सामने भाषण दे दिया, प्रधानाध्यापक ने छात्रों के सामने भाषण दे दिया, तो इस वाक्य में दे दिया, देना दे दिया, तो यहाँ पर दे जो है वो मुख्य क्रिया है और दिया जो है दिया यानी देना जो है वह सहायक क्रिया कहलाती है। अगला शब्द है पाना, वह जा पाया, यहाँ पर जा और पाया, पाया यानी पाना, जा और पाना, जा जो है वो मुख्य क्रिया है और पाया पाना जो है वह सहायक क्रिया कहलाती है। उसी तरह से अगला वाक्य देखो उठना, अगला शब्द उठना, वाक्य देखो बच्चा रो उठा, रोना पहली क्रिया मुख्य क्रिया और उठा यानी उठना जो है वह उसकी सहायता के लिए आई है इसलिए वह सहायक क्रिया। उसी तरह से देखो अगला शब्द है सकना, वह जल्दी घर न जा सका, वह जल्दी घर न जा सका, इस वाक्य में देखो जा सका न जा सका, इस वाक्य में जा और सकना जा सका, इसमें सकना ये जो है वह जल्दी घर न जा सका, इस वाक्य में जा ये मुख्य क्रिया है और सकना जो है वह सहायक क्रिया कहलाती है। अगला शब्द है बैठना, राम अपना काम कर बैठा, इस वाक्य में कर और बैठा, राम अपना काम कर बैठा, इस वाक्य में करना और बैठना दो क्रियाएं हैं, तो करना जो है वह पहली क्रिया है इसलिए मुख्य क्रिया और बैठा यानी बैठना जो है वो उसकी सहायता के लिए आई है इसलिए वह सहायक क्रिया। चुकना, अगला शब्द है चुकना, अगली क्रिया है चुकना, चुकना मैं अभ्यास कर चुका, यहाँ पर कर चुका, मैं अभ्यास कर चुका, इस वाक्य में कर यानी करना ये पहली क्रिया मुख्य क्रिया और चुका यानी चुकना जो है उसकी सहायता के लिए आई है इसलिए वह सहायक क्रिया। यानी परीक्षा में देखो दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला ऐसा वाक्य दिया जाता है वह सारे आम खा चुका, राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया, वह आज ही गांव चला गया, ऐसे वाक्य दिए जाते हैं। इन वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखो, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो उसमें देखना है कि एक वाक्य में दो क्रियाएं हैं, उसमें से पहली क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया। वह सारे आम खा चुका, इसमें चुकना सहायक क्रिया, राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया, दिया जो है वह दे दिया, दिया जो है उसकी सहायता के लिए इसलिए वह सहायक क्रिया। वह आज ही गांव चला गया, गया यानी जाना ये सहायक क्रिया। ऐसा एक तरह से आता है और दूसरा इस तरह से पूछा जाता है। देखो
क्रिया शब्द दिए जाते हैं उसे वाक्य में प्रयोग करना है। देखो, कल मुझे पुणे जाना पड़ा, ऐसे डालना। पुलिस ने डाकू को मार डाला, ऐसा। यानी एक वाक्य में दो क्रियाएं लेनी है। मुख्य क्रिया पहले लेनी है और जो सहायक क्रिया दी है वह वाक्य के अंत में लेना है। तो इस तरह से प्रयोग करना है। ऐसा प्रयोग करोगे तुम तो परीक्षा में तुम्हें सहायक क्रिया के लिए जो एक अंक है वो एक अंक आराम से मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी, और सहायक क्रिया के बारे में जिस तरह से दो तरह से प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनके बारे में जानकारी ली। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने तुम्हें सहायक क्रिया के दो तरह से किस तरह से प्रश्न आते हैं उनके बारे में जानकारी दी। इस तरह से मैंने तुम्हें प्रेरणार्थक क्रिया, इस वीडियो में प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया के बारे में हमने जानकारी ली है। अब अगले वीडियो में हम जो अविकारी शब्द जो है अव्यय जिसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद छात्रों।